हेलो एंड वेलकम टू डिप्सन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने 7 ईयर्स वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस को कवर किया था एंड 7 ईयर्स वॉर के बाद ही स्टार्ट हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1765 में और एंड हुआ 1783 में। दो फेजेस इसमें आए। 1765 से 1774 तक रहा मॉडरेट फेज, जिसमें शांतिपूर्ण और लेस वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। 1775 से 1783 तक चला था एक्सट्रीम फेज, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के बीच डायरेक्ट वॉर हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन की स्पिरिट जगाई थी, बिकॉज पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार एक कॉलोनी ने अपने कॉलोनाइजर को हराया था, और ना सिर्फ हराया था बल्कि दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश भी स्थापित किया था। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, आज़ादी, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स जैसे सिद्धांत भी हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही मिले हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया के डायनामिक्स को चेंज कर दिया था, बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन से निकले देशभक्ति और आज़ादी के सिद्धांत की वजह से ही सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन की स्पिरिट पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। अमेरिकन रेवोल्यूशन समझने से पहले हमें अमेरिकन हिस्ट्री को समझना होगा। 15th सेंचुरी से पहले पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट आइसोलेटेड था, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, और अमेरिका में सिर्फ नेटिव अमेरिकन ही रहा करते थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से इंडिया तक के एक छोटे रूट की तलाश में निकलते हैं और वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, बिकॉज तब तक अमेरिकन को पता नहीं था कि पैसिफिक ओशन के उस पार भी कोई कॉन्टिनेंट है, तो इसीलिए वो अमेरिका को इंडिया समझ लेते हैं। और क्रिस्टोफर कोलंबस वापस यूरोप लौटते ही लोगों को बताते हैं कि उन्होंने इंडिया तक का एक छोटा रूट खोज लिया है। ये बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल जाती है और बहुत से यात्री इस नए रूट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। बट जल्दी ही यूरोपियंस को पता चल जाता है कि ये इंडिया नहीं बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट है, जहां पर लोग अभी भी प्रिमिटिव तरीके से रहते हैं। अब इस नए कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के लिए पूरे यूरोप में होड़ मच जाती है। साउथ अमेरिका पे स्पेन और पोर्टुगल ने कब्जा किया, नॉर्थ अमेरिका पे फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा किया, और सेंट्रल अमेरिका पे स्पेन और फ्रांस ने कब्जा किया। एंड बिकॉज नेटिव अमेरिकन के पास डिफेंस के लिए कोई खास इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो यूरोपियंस ने पूरे अमेरिका में मास मर्डर्स की और यूरोपियन कॉलोनीज वहां पर बसाई। इसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन ना के बराबर है, इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। 16th सेंचुरी के एंड तक पूरे अमेरिका पे यूरोपियंस का कब्जा हो चुका था। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे ब्रिटेन ने बसाई थी अपनी 13 कॉलोनीज। इन 13 कॉलोनीज के वेस्ट में थे अपलेचिन माउंटेन्स, और अपलेचिन माउंटेन्स के उस पार थी फ्रेंच कॉलोनीज। ब्रिटिश कॉलोनीज और फ्रेंच कॉलोनीज में अंतर था कि फ्रांस को तो सिर्फ टैक्स से मतलब था, फ्रांस ने कभी अपनी कॉलोनीज में सेटलमेंट्स नहीं बसाई थी। बट ब्रिटिश कॉलोनीज में नेटिव अमेरिकन को पूरी तरह से खदेड़ा गया, फिर वहां पर प्रॉपर यूरोपियन सेटलमेंट्स की गई। अब स्टार्टिंग में तो इन 13 कॉलोनीज के लोग ब्रिटेन से ही आके बसे थे, और ये कॉलोनीज भी ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए बसाई थी। यहाँ ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते, फिर उसे अपनी कंट्री में ले जाकर प्रोसेस करते और फिर पूरी दुनिया में बेचते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन 13 कॉलोनीज में बसे ब्रिटिशर्स का पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रिटेन के प्रति लगाव कम होता गया। अब ये अपने आप को ब्रिटिशर्स कम और अमेरिकन ज्यादा समझने लगे थे, और धीरे धीरे इन अमेरिकन को लगने लगा कि ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना रखा है, बिकॉज उनकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिकन को नुकसान होता था और सिर्फ ब्रिटेन को ही फायदा होता था। अब ये नए अमेरिकन अपनी ही पेरेंट कंट्री यानी ब्रिटेन से आज़ादी की डिमांड करने लगे। बट ब्रिटेन बहुत पावरफुल था, तो ब्रिटेन के साथ लड़ाई तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने शुरुआत में पीसफुल तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, और 1750s तक वो कुछ सब्जेक्ट्स पे सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में कामयाब भी रहे। ये बिल्कुल वैसे ही सेल्फ गवर्नमेंट थी जैसे इंडिया में 1935 तक प्रोविंशियल लेवल पर कुछ सब्जेक्ट्स पर सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा चुकी थी।
1750s में ब्रिटेन में स्टार्ट होता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ब्रिटेन अपने पड़ोसी देशों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने का प्लान बनाया और इसीलिए 1754 में स्टार्ट हुआ था 7 Years वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन को प्लेचिन माउंटेन्स के उस पार की जमीन चाहिए थी जो फ्रांस के अंडर थी। इस वॉर में न्यू अमेरिकन को लालच दिया गया कि वॉर जीतने के बाद सभी 13 कॉलोनीज के एरिया को एक्सपेंड किया जाएगा और सबके हिस्से में ज्यादा जमीनें आएगी। इस लालच में न्यू अमेरिकन ने ब्रिटेन का साथ दिया था। नेटिव अमेरिकन फ्रांस की तरफ थे बिकॉज उन्हें पता था कि अगर ब्रिटेन ये वॉर जीतता है तो उनसे उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। इस वॉर में स्पेन भी फ्रांस की तरफ था बिकॉज स्पेन का फ्लोरिडा पे कब्जा था। इसलिए स्पेन को लगा कि अगर वेस्ट अमेरिका पे ब्रिटेन एक बार कब्जा कर लिया तो वो कल को फ्लोरिडा पे भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए स्पेन ने फ्रांस का साथ दिया था। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए 1763 में ब्रिटेन इस वॉर को जीतने में कामयाब हुआ और फ्रांस और स्पेन ने हार मान ली थी। बट अभी तक नेटिव अमेरिकन ने हार नहीं मानी थी बिकॉज उनके पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं था। उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति थी बिकॉज हारने का मतलब था अपनी ज़मीनें गंवाना। उधर ब्रिटेन अब और युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था बिकॉज 7 साल तक चले युद्ध की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन नेटिव अमेरिकन के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत ये डिसाइड किया गया कि नेटिव अमेरिकन से उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएगी, यानी 13 कॉलोनीज के एरिया को एक्सपेंड नहीं किया जाएगा और जिस तरह से फ्रांस वेस्ट अमेरिका पर रूल करता था ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन अब रूल करेगा, यानी वेस्ट अमेरिका से सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इस समझौते को बोला गया था प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। अब ये समझौता करना ब्रिटेन की मजबूरी थी बिकॉज वो और युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट इस समझौते से न्यू अमेरिकन को धोखा मिला बिकॉज उन्हें जमीन का लालच देकर युद्ध लड़वाया गया था और युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें जमीन नहीं मिली और ब्रिटेन की मर्केंटिलिज्म पॉलिसी की वजह से ये अमेरिकन पहले से ही ब्रिटेन से नाराज थे। इस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 की वजह से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। अब इस नाराजगी को गुस्से में तब्दील होने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी मिली स्टैम्प एक्ट 1765 से, जिसके बाद स्टार्ट हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन। 7 Years वॉर की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी थी, इसलिए इकोनॉमी को उभारने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टैम्प एक्ट 1765। ये एक तरह का सेल्स टैक्स था जो कि हर तरह के पेपर की सेल्स और परचेज पर लग रहा था। ये टैक्स इंस्टेंट रीजन बना था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। अमेरिकन रेवोल्यूशन का सबसे पहला इवेंट था स्टैम्प एक्ट कांग्रेस 1765, जिसमें सभी 13 कॉलोनीज के लीडर्स ने मिलकर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने ब्रिटेन की मोनार्की के सामने एक पिटीशन रखी जिसका टाइटल था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवांसेस। इस पिटीशन में इन 13 कॉलोनीज ने अपील की थी कि बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन 13 कॉलोनीज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसलिए ब्रिटेन का इन 13 कॉलोनीज के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स अप्लाई करने का हक नहीं है। स्टैम्प एक्ट कांग्रेस 1765 के बाद सभी 13 कॉलोनीज में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इस प्रोटेस्ट का स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस प्रोटेस्ट में हर तरह के ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट किया गया और ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स के साथ मारपीट की गई। इस प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स को नुकसान होने लगा था और जगह जगह से ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स के साथ मारपीट की खबरें आने लगी। तो 1766 में ब्रिटेन ने स्टैम्प एक्ट को हटा दिया। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि स्टैम्प एक्ट हटने के बाद ये प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा, पर 13 कॉलोनीज ने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा बिकॉज उनकी डिमांड थी हर तरह के टैक्स को हटाना, ना कि सिर्फ स्टैम्प एक्ट को। अब ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स 50% तक डाउन हो चुके थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश इकोनॉमी और भी ज्यादा कमजोर होने लगी। इसीलिए मजबूर होकर ब्रिटेन को सभी 13 कॉलोनीज पे से सारे टैक्स हटाने पड़े, पर सिर्फ एक टैक्स नहीं हटाया था, वो था टी टैक्स। टी टैक्स ब्रिटेन ने इसलिए नहीं हटाया था बिकॉज ब्रिटेन को एटलीस्ट एक रीजन तो चाहिए था अमेरिका पे अपनी हेजेमनी मेंटेन रखने का। वही 13 कॉलोनीज के लोग भी इस बात से सहमत हो गए थे बिकॉज हर तरह के टैक्स का हटना उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इस सहमति के बाद इस प्रोटेस्ट को समाप्त किया गया। बट अभी सिर्फ प्रोटेस्ट समाप्त हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन अभी समाप्त नहीं हुआ था बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन का अल्टीमेट गोल था फुल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, यानी पूर्ण स्वराज। इसलिए 1773 में एक दूसरा इवेंट हुआ जिसने 7 साल से शांत पड़े इस अमेरिकन रेवोल्यूशन को दोबारा से जगा दिया और वो इवेंट था बोस्टन टी पार्टी। अब नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी तरह की पार्टी थी, तो ऐसा नहीं है।
दरअसल अब सिर्फ एक चाय ही ऐसी चीज बची थी जिस पर ब्रिटिशर्स टैक्स लगा सकते थे, और चाय ही एक ऐसी चीज बची थी जिससे अमेरिकन ब्रिटेन को परेशान कर सकते थे। इसीलिए जब 1773 में चाय से भरा एक ब्रिटिश कार्गो जहाज मैसाचुसेट्स के बोस्टन पोर्ट पर पहुंचता है, तो वहां पे पहुंचते ही कुछ अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज इस जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और उसमें मौजूद सारे चाय के बैग्स को समुद्र में फेंक देते हैं। इस इवेंट को बोला गया बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी सभी 13 कॉलोनीज के लिए एक संदेश था कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और ब्रिटेन के लिए संदेश था कि हमें चाहिए फुल फ्रीडम, जिसके लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस इवेंट के बाद ब्रिटेन ने मैसाचुसेट्स की सेल्फ गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया और भारी जुर्माना मैसाचुसेट्स पर लगाया गया। बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन दोबारा एक्टिव हो गया था। 1774 में दोबारा 13 कॉलोनीज ने मीटिंग की, जिसे बोला गया फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इस मीटिंग के बाद दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। इस प्रोटेस्ट में 3 डिमांड्स रखी गई। पहली थी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी टी टैक्स को भी हटाया जाए। दूसरी थी मैसाचुसेट्स की सेल्फ गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए, और तीसरी थी मर्केंटिलिज्म पॉलिसीज को खत्म किया जाए। मर्केंटिलिज्म पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू एक कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन कॉलोनीज में ब्रिटिश इम्पोर्ट्स ड्यूटी फ्री थे, बट अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट पे बैन था, और अगर बैन नहीं था तो हैवी कस्टम ड्यूटी उन पर अप्लाइड थी। और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही अवेलेबल थे, वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल। किसी अदर कंट्री के साथ अमेरिकन ट्रेड नहीं कर सकते थे। और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग भी बैन थी, यानी उन्हें सिर्फ ब्रिटिश गुड्स खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। ब्रिटेन की इसी मर्केंटिलिज्म पॉलिसी से तंग आकर अमेरिका में ब्रिटेन के खिलाफ विरोध पैदा हुआ था, और यही मर्केंटिलिज्म पॉलिसी अमेरिकन रेवोल्यूशन के सबसे बड़ा कारण भी थी। अब इस प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिशर्स के पास नेगोशिएशंस के कोई भी ऑप्शंस नहीं बचे थे, बिकॉज इनडायरेक्टली इस प्रोटेस्ट के थ्रू अमेरिकन इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। सो इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए 1775 में ब्रिटेन ने अमेरिका पर अटैक कर दिया। 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ, और इसे अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। 1776 में सभी 13 कॉलोनीज ने दोबारा मीटिंग की, और इस मीटिंग में उन्होंने अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया, और सभी 13 कॉलोनीज ने मिलकर ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा। सेवनटीन 1883 में ये वॉर समाप्त हुआ, और फाइनली अमेरिका इस युद्ध को जीतने में कामयाब हुआ। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रिटेन इतना पावरफुल था तो अमेरिका ब्रिटेन को हराने में कामयाब कैसे हुआ। तो ब्रिटेन की इस डिफेट के कई सारे रीजन थे। पहला रीजन था इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिकन इन 7 ईयर वॉर। बिकॉज 7 ईयर वॉर में अमेरिकन ने ब्रिटेन का साथ दिया था, तो ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन को प्रॉपर वॉर ट्रेनिंग दी थी, और अमेरिकन ब्रिटिशर्स की वॉर टैक्टिक से अच्छी तरह से वाकिफ थे। सेकंड रीजन था इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। बिकॉज 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को बुरी तरीके से हराया था। सो इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने का मौका उन्हें मिला था अमेरिकन रेवोल्यूशन से। सो फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकन को हथियार दिए, पैसे दिए, और उनकी मदद करने के लिए अपने सोल्जर्स भी भेजे थे। और तीसरा और सबसे मेजर रीजन था अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिकॉज अमेरिका और ब्रिटेन के बीच है पैसिफिक ओशन, और इस वॉर में ब्रिटेन एग्रेसर था, यानी ब्रिटेन को अमेरिका पर अटैक करने के लिए पूरा पैसिफिक ओशन पार करना पड़ता, और दूसरी तरफ अमेरिका को सिर्फ डिफेंड ही करना था। अगर सिचुएशन इसके अपोजिट होती, यानी अमेरिका को ब्रिटेन पर अटैक करना होता, तो यकीनन ब्रिटेन अमेरिका को मसल के रख देता। बट यहाँ ब्रिटेन को अपनी हेजेमनी प्रोटेक्ट करनी थी अमेरिका में, इसीलिए उन्हें अटैक करना पड़ा, और इसी वजह से अमेरिकन उस वक्त के सबसे पावरफुल नेशन को हराने में कामयाब रहे। और हराने के बाद ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज बनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स पहला देश था जिसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन स्थापित किया था, और यूएसए से ही प्रेरित होकर फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसके बाद फ्रांस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, और फ्रांस के बाद ये रेवोल्यूशन की स्पिरिट पूरी दुनिया में फैल गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।